जी हाँ, शाह चले थे ममता का खेल बिगाड़ने, बिगड़ गया बीजेपी का खेल। ओवैसी ने दिया नया ट्विस्ट। ममता फिर से बन रही हैं क्या मुख्यमंत्री? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने भारतीय जनता पार्टी का खेल पश्चिम बंगाल में बिगाड़ दिया? क्या असम और केरला से करीब करीब हाथ धोने के बाद बीजेपी बंगाल में जो कुछ करने जा रही थी उस पर पहले ही, जिसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कुछ वैसी स्थिति हो गई? ओवैसी ने क्या किया है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा राज्य जहां पर अपने दम पर सरकार बनाना या जहां गठबंधन की ही सरकार बनाना बीजेपी के लिए इस आज़ाद भारत में या भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अब तक सपना ही रहा है, और लगता है कि एक बार फिर से ये सपना सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि किस तौर पर 1000 करोड़ रुपयों की डील वाला जो वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, जिसमें हुमायूं कबीर दरअसल ममता बनर्जी को हराने, मुस्लिम वोट काट करके बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने और खुद डिप्टी सीएम की पोस्ट लेने के लिए जो वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी से उन्हें 1000 करोड़ रुपयों की डील हुई। उनकी पहुंच और उनका रसूख, उनकी बातचीत तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी है। शुभेंदु अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया था। मगर दोस्तों, इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने पल्ला झाड़ दिया हुमायूं कबीर से, क्योंकि ओवैसी की पार्टी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर के चुनावी मैदान में गठजोड़ कर चुकी थी, और जाहिर तौर पर हुमायूं कबीर के पास अगर थोड़ा भी वोट होता, ओवैसी का थोड़ा भी वोट होता, मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर ये दोनों मिलकर के वोट काटते, बड़े स्तर पर जरा भी कामयाबी मिलती, तो ममता बनर्जी के लिए डेंट तो कुछ होता ही। लेकिन दोस्तों, अब उस वीडियो की सच्चाई क्या है वो तो जांच में पता चलेगी, मगर जो हालात दिखे हैं उसमें अगर उन वीडियो को थोड़ी देर के लिए सच भी मान लिए तो फिर तो यही होगा कि बीजेपी का गेम बिगड़ चुका है। लेकिन अब उसके बाद नई रणनीति क्या तैयार कर ली है शाह ने? नई रणनीति के तौर पर कौन सा कदम उठा रहे हैं? फिर से वही पुराना ढर्रा यूसीसी, यानी कि यूसीसी का नाम लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेकर के बहुसंख्यकों को एकजुट करना, खुश करने की कोशिश, क्योंकि उनको लगेगा कि साहब मुसलमानों के खिलाफ तो सख्ती बरती जा रही है। अब मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र अब से थोड़ी देर पहले जारी की। दोस्तों, ऐसे ऐसे वादे, ऐसे ऐसे दावे, ऐसी ऐसी बातें जिसे देख करके आप कहेंगे कि साहब क्या फिर से चुनाव उन्हीं तमाम चीजों के इर्द गिर्द आ गया है। 3000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा कर डाली। दिल्ली में आपने वादा किया, दे तो आज तक नहीं रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव आपको याद है ना? रेखा गुप्ता कहां से उठा करके लाए और कहां पर लाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। दिल्ली का हाल क्या है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। दिल्ली में जो मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक चलती थी, डॉक्टर्स बैठते थे, लोगों को, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा था, आते ही उसे बंद कर दिया। ताले जड़े पड़े हुए वहां पे। और बिजली के दर, खबरें चल रही हैं कि साहब उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो 2500 रुपये आज तक नहीं दिया सरकार ने। एक कहा था, वादा किया था कि हम सरकार में हम आए, हमें वोट दीजिए, हर महिला के खाते में, गरीब महिला के खाते में 2500 रुपये हम देंगे। आज तक नहीं आया। मगर बंगाल में फिर से वादा कर दिया। और यही वो भारतीय जनता पार्टी की, जब अरविंद केजरीवाल ने पानी और बिजली और शिक्षा की बात करते हुए मुफ्त की बातें कुछ की थी, तो इनको बड़ी मिर्चियां लग रही थी। अब उसी के सहारे ये भी जीत रहे हैं। खैर, अब शाह ने रणनीति तैयार की कि साहब बिना हिंदू मुस्लिम का एंगल लाए, वो यूसीसी का मुद्दा बिना लाए, वो शायद एकजुट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, बंगाल में सिर्फ मुस्लिमों के वोट से थोड़ी ममता बनर्जी जीतती हैं। बंगाल में मुस्लिम जितने भी परसेंट हैं, बड़ी आबादी हिंदू वोटर्स की है, और उनके सहारे ही ममता बनर्जी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जीतती हैं। भले ही बीजेपी और उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भले प्रचारित करें कि मुस्लिम वोट से बंगाल में जीतती हैं। अब दोस्तों, 6 महीने के भीतर भीतर नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करके सत्ता में आने पर हम प्रहार करेंगे पुरजोर तरीके से। वही घुसपैठियों का मुद्दा।
दोस्तों, कोलकाता में अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने जो कुछ हुंकार भरी, जिस अंदाज में, जिस तरीके से, दो प्रमुख चीजें कि साहब घुसपैठ पर तो इस बार हम नकेल कस देंगे। 12 वर्षों से हैं आप केंद्र में, मगर घुसपैठ कितनी है, क्या हुआ, आज तक आपके पास डेटा नहीं है। मगर घुसपैठ पर नकेल कस देंगे, घुसपैठ कराया जा रहा है। तो देश के सरहदों की जिम्मेदारी, बाउंड्री की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, और जिम्मेदारी थोप रहे हैं ममता बनर्जी पर। तो घुसपैठ का मुद्दा एकदम हिट जो करता है। दूसरा, यूसीसी है तो उससे भी ज्यादा हिट करता है। और तीसरा, 3000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। यानी कि इन तीनों मुद्दों के सहारे अब अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने, सरकारी कर्मचारियों को तो महंगाई भत्ता दीजिए, लेकिन आम जनता जो परेशान है, बेरोजगारी दर कितना है, किस अंदाज में महंगाई है, उनकी महंगाई भत्ता से आपको कोई मतलब नहीं है। 45 दिनों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने जैसे बड़े वादे कर दिए। 7वां वेतन 45 दिनों में आप लागू कर देंगे। कितने हैं सरकारी कर्मचारी पूरे राज्य की आबादी के हिसाब से अगर आप देख लिया जाए? इसी को छल कहते हैं। दोस्तों, संकल्प पत्र लॉन्च करते हुए कहा कि 15 वर्षों से ममता बनर्जी टीएमसी सरकार में बंगाल के अंदर अंधेरा छाया है, तो अब ये टॉर्च लेकर जा रहे हैं, कहां कहां से वोट आ सकता है। लोग डर में जी रहे हैं, यही कह रहे हैं बंगाल के अंदर। बाकी इनके शासित राज्यों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ डर तो है ही नहीं। जहाँ सरेआम में कहा जाता है कि अगर आपने नमाज पढ़ ली ईद की 10 मिनट वाली रोड पर तो हम आपका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। हज़ारों चीज़ें ऐसी सामने आपके आई होंगी, आपने देखा होगा। अब दोस्तों, बंगाल के लिए इस संकल्प पत्र को, जो घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी दरअसल संकल्प पत्र कहती कि हमारा यह संकल्प है। भैया संकल्प क्यों है? मैनिफेस्टो बनाओ ना, उसे घोषणा पत्र कहो ना कि हम घोषणा करते हैं ये लाएंगे। बड़ी स्मार्टनेस के साथ में बीजेपी उसे संकल्प पत्र कहे। संकल्प आदमी लेता तो उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती है। घोषणा पत्र पर तो जनता के प्रति जवाबदेही है कि आपने घोषणा की थी कि हम करेंगे। इसी को इंटेलेक्चुअल चीटिंग कहते हैं। आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि बीजेपी ने किन घोषणाओं के सहारे बंगाल जीतने की रणनीति बनाई है। दोस्तों देखते जाइए, कुछ बिंदुज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घुसपैठियों पर प्रभावी कार्रवाई, टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार का व्हाइट पेपर जारी करना, कानून व्यवस्था बिगड़ने को उजागर करना, सिंडिकेट राज और कट मनी संस्कृति को पूरी तरह खत्म करना। अब थोड़ी देर रुक जाइए, ग्राफिक भी रोक दीजिए। कट मनी का जिक्र आप लगातार सुनते आ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के सारे वो लोग इनके साथ में मिले हुए बैठे हैं अलग अलग राज्यों में, बड़े नेता जिनके ऊपर आरोप रहे। वो कट मनी कहां जा रही है? और ये जो भी हुमायूं कबीर ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए मुझे देने का ऑफर हुआ था, यह हुआ है या डील हुई है? ये कौन सी मनी है? खैर आगे बढ़ाइए। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता सुनिश्चित करना, 7वें वेतन आयोग को लागू करना, 1 करोड़ नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपयों की सहायता। अगर आपको इतना ही चिंता है बेरोजगार युवाओं की और लोगों की, तो फिर बेरोजगारी दर कम करवा दीजिए ना। आपके पास केंद्र में तो सब कुछ आपके पास है भाई, बंगाल में तो आप नहीं है ना, केंद्र में तो आप हैं, करवाइए कम। डीजल पेट्रोल आप ही लोग कह रहे थे ना कि हम 40 रुपए में बेचेंगे, 45 रुपए में, 100 रुपए में बेच रहे हैं। चलो ये हॉर्मोज वाला केस थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए कि थोड़ा सा बढ़ा दे इसमें दाम, हल्का फुल्का। लेकिन बाकी जब 38-40 डॉलर प्रति बैरल गया था कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी आपने 100 के करीब बेचा था। और दोस्तों मैं मनमोहन सिंह की सरकार को बहुत अच्छा, इनके सरकार को खराब नहीं कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट दे रहा हूं। मनमोहन सरकार में 150 डॉलर प्रति बैरल था, तब भी मैक्सिमम रेट गया था 67, 68, 70, 71। इनके में तो तब 150 डॉलर, इनके में 40 डॉलर तक आ गया था, बेचे थे 100 में। चलिए आगे। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, महिला पुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड, राज्य नौकरियों महिलाओं में के लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। तो आपने वो संसद में दबा करके क्यों बैठे हुए हैं? महिला आरक्षण लागू करवा देते उसे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बड़ी स्मार्टनेस के साथ वो परिसीमन और ये वो 10 तरह के कंडीशन ला करके उसे स्टे कर लिया है। महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता, जिस पर मैंने कहा
कुर्माला और राजबोक्शी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना, चावल, आलू, आम की खेती को मदद देना, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत सभी मछुआरों का पंजीकरण, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल को प्रमुख औद्योगिक और मछली निर्यात केंद्र बनाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, गौ तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून। अब यहां रुक जाएं। अमित शाह कह रहे हैं कि हम सरकार में नहीं, बंगाल में गौ तस्करी होती है, गौ हत्या होती है, हमें दीजिए वोट, सरकार में हमें लाइए, हम सब कुछ रोक देंगे। केंद्र में आप हैं ना, पूरे देश के लिए एक कानून बना दीजिए कि साहब गौ हत्या नहीं होगी। नेशनल एनिमल घोषित कर दिए, किसने रोका आपको? लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि गोवा में ये बैन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बैन नहीं है गौ हत्या, ये दक्षिण भारत में नहीं है। बीफ धड़ल्ले से इनके तो मंत्री खाते हैं, किरण रिजिजू ने कहा था कि मैं खाता हूं बीफ, कौन रोकेगा मुझे। चलिए आगे। पुरानी चाय बागान का पुनरुद्धार, दार्जिलिंग चाय ब्रांडिंग को मजबूत करना, जूट उद्योग का आधुनिकीकरण, आयुष्मान भारत योजना सहित सभी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना, मुफ्त HPV वैक्सीन, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, उत्तर बंगाल में एम्स, IIM स्थापित करना, वंदे मातरम संग्रहालय की स्थापना, धार्मिक प्रथाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना। धार्मिक प्रथाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना हास्यास्पद है आप, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ सनातन के लिए ऐसा होगा। हालांकि दोस्तों, ममता बनर्जी ने इन दावों, वादों और सो कॉल्ड संकल्प पत्र के सामने जो घोषणाएं की ना ममता बनर्जी ने, वो इन सब पर भारी पड़ रही है। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं, वरना 5 से 10 घोषणाएं उनकी हैं, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज में हुमायूं कबीर का वो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिस तरीके से अब बीजेपी रणनीति बदल रही है, क्या बंगाल में ममता को हराने के लिए ही सब कुछ, सारी चीजें, सारे स्टेप बीजेपी ले रही है? लेकिन सब कुछ उल्टा पलटा जा रहा है। अपनी राय लिखें।